नमस्कार। 6 बज गया, मैं हाजिर हूँ। आप सबका इंतज़ार है। बात की शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ कि हमारे मज़दूर जो हैं वो इस वक्त वाकई बहुत मुश्किल के दौर से गुज़र रहे हैं। आइए, वेलकम। तो इस वक्त इस कोरोना काल में जिन पर सबसे ज़्यादा बड़ी विपत्ति टूटी है, जो सबसे ज़्यादा परेशान है, जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, वो है हमारा मज़दूर वर्ग। वो जहाँ है वहाँ उसके पास काम नहीं है, घर जाना चाहता है। स्नेहा, नमस्ते, आपकी महफिल में आपका स्वागत है। थैंक यू स्नेहा। तो ये जो मज़दूर हैं, ये जहाँ हैं वहाँ इनके पास काम नहीं है, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाने के लिए साधन नहीं है, जो घर पहुँचना चाहते हैं साधन मुहैया कराए जा रहे हैं लेकिन उतने नहीं हैं। और अनिल जी नमस्कार, डॉक्टर आभा जी नमस्ते। तो हो क्या रहा है, बहुत क्योस की स्थिति हो गई है। कहीं मज़दूर एजिटेशन कर रहे हैं, निकल आए हैं सड़कों पर। कुछ सड़कों के रास्ते चल दिए हैं अपने गांव की ओर। कुछ अभी हादसा हुआ औरंगाबाद में, 16-17 मज़दूर ट्रेन से कट गए। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये वाकई बहुत दुखद हैं और ये विचारणीय है। इन पे विचार होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारे तो हाथ है ना। हमारे गौरव नमस्कार, आज टाइम पे हाजिरी लग गई। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो हमारे मज़दूर हैं, जिसे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो मस्तिष्क है, ठीक है, लेकिन ये मज़दूर तो हमारे हाथ हैं। काम तो हम हाथ से ही करेंगे ना। मस्तिष्क कुछ नहीं कर सकता है। अगर सिर्फ मस्तिष्क हो तो वो बेकार है, जब तक हमारे बाजू नहीं होंगे। और ये हमारे बाजू जो हैं वो कट रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। दूसरी तरफ ये कि सरकार ये भी चाहती है कि जो मज़दूर जहाँ जिस क्षेत्र में है, जिस स्टेट में है, जिस शहर में है, वो वहीं बना रहे। क्योंकि जब अब शुरू हो गई हैं, फैक्ट्रीज खुलना शुरू हो गए हैं, घर बार बनने, कामकाज शुरू हो गया है, तो फिर इन मज़दूरों की आवश्यकता होगी। लेकिन इनकी आवश्यकता तो होगी, लेकिन उन मज़दूरों की आवश्यकता को हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं ठीक से। तो सरकार को, प्रशासन को ये बहुत देखना पड़ेगा। इसकी ओर बहुत मतलब मुस्तैदी से कदम उठाने पड़ेंगे कि हमारे जो भी मज़दूर भाई लोग हैं, ये जहाँ भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, इनको खाना, कपड़ा और रहने का स्थान मुहैया कराया जाए प्रॉपर, ताकि आगे अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे ये काम कर सकें और देश के लिए काम कर सकें और देश इनसे काम ले सके, तो ये एक बहुत बड़ी मतलब अव्यवस्था है। ये व्यवस्थित होना चाहिए, एक बात ये। और दूसरी बात ये कि दारू देवी का जो साम्राज्य स्थापित हो रहा है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार को इसको जो है वो डोर टू डोर सर्विस शुरू कर देनी चाहिए। दुकानों पे भीड़ लगेगी ही नहीं। जैसे हम लोग और सामान मंगाते हैं, ऑनलाइन कर देना चाहिए। जिसको जितनी दारू चाहिए पेमेंट कीजिए और ऑनलाइन, और आपके घर पहुंच जाएगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। पैसा भी, वित्त व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी और किसी भी तरीके का कोई सड़क पे जो है वो बवाल नहीं होगा। लोग इस तरह से लॉकडाउन को और सोशल डिस्टेंस को तोड़ेंगे नहीं। तो हो गई ये तो बात। चलिए अब देखिए कौन कौन आया, क्या क्या।
उषा जी शुभ संध्या, नीलू जी शुभ संध्या, मनीष गुड इवनिंग, असीमा भट्ट नमस्ते, ममता जी प्रणाम, रफीक साहब नमस्ते, अनीता जी नमस्कार, भारती जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भारती स्नेहा कहती हैं ओ मैम सिर्फ नमस्ते बोला हमने, अटेंडेंस तो रही गई प्रेजेंट में। चलो गुड, तो हमारी तो आ गई महफिल सज गई, तो हम लोग आगे बढ़े। क्या सुनना है, कुछ बातें की जाए तो बेहतर है। सुनना सुनाना तो इतने दिन से 40-45 दिन हो गए, कोई विषय है बात करने के लिए, सुना तो हम देंगे ही, जो भी फरमाइश होगी, जिसकी जो फरमाइश होगी वो हम पूरी करेंगे। कोई विषय हो जिस पे बात करने का मन हो तो हम लोग बात करें। एक बात और भी ये कहनी है कि अभी तो जो मतलब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जो बता रहे हैं, जो चल रहा है वो ये कि ये चल रहा है मई जून जुलाई में अपने पीक पे होगा कोरोना। तो अभी तो असली इम्तिहान बाकी है, वो वक्त तो अभी आना है, तब तक हमें इंतज़ार करना। उसके बाद कहीं जा कर के जो है कुछ स्थिति कंट्रोल में आएगी तो आएगी, तो तब तक हमें बहुत धैर्य से, बहुत हौसले के साथ, बहुत हिम्मत के साथ काम करना है। नमस्कार विमल जी, शालिनी जी प्रणाम। असीमा कह रही हैं पीपल हैव टू मोर स्ट्रॉन्ग, डोंट लूज फेथ, हाँ, हैव होप एंड बिलीव, यस। नेटवर्क जी गुड इवनिंग दीप्ति जी। नीलू जी दारूबाजी का सही आइडिया है ना, डोर टू डोर भेज दीजिए, बिल्कुल एकदम शांति से सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। गौरव जी कह रहे हैं दीप्ति जी लेकिन मोदी जी और राज्य सरकारें बार बार बोल रही हैं कि जहां है वहीं रहें। एक सेकेंड, जहाँ है वहीं रहें, लेकिन क्यों लोग हड़बड़ी कर रहे हैं, माना कि जहाँ है वहाँ खाने पीने की बातें पहुँचाना थोड़ा कठिन हो रहा है और बहुत सारे लोग तो नहीं पहुँच रहे हैं। पर ऐसे में देखिए एक चीज़ होती है ना, इंसान मौत जो है ना, मौत का डर अगर मन से निकल जाए तो फिर कुछ भी नहीं रहता है। अगर इंसान ये सोच ले, आप एक चीज़ ये देखें ना कि जिन लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनको अगर एक बात, उनको छोड़ दीजिए, हमको और आपको ये बात समझ में आ जाए कि मौत और सेल्फ रिस्पेक्ट या मतलब हर हाल में अगर मरना ही है, इस हाल में भी और उस हाल में भी, तो इंसान वो रास्ता चुनेगा ना कि जहाँ अपनी मर्जी से मरे। अगर खाने को नहीं मिल रहा है, बदहाल है, बदहाली है, बच्चे रो रहे हैं, जिस किस्म की परेशानियां हैं लोगों को, अगर वो परेशानी, तो वो सोचेगा जब मरना ही है तो एक जगह बैठ के क्यों मर जाओ सिर्फ इस इंतज़ार में कि मौत आएगी। बेहतर तो यह है कि चल पड़ो, क्या पता कुछ और मिल जाए। वो लोग जो कर रहे हैं ठीक है, उनके लीडर्स उनको सही गाइड नहीं कर रहे हैं, उनको सही गाइडेंस मिले तो वो सही करें, लेकिन वो इस वक्त मजबूर है। और मजबूर आदमी, परेशान आदमी क्या करेगा, और वो भी जब उनको सही तरीके से उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला ना हो। अभी जम्मू में, कठुआ में टेक्सटाइल मिल में, वहाँ पे लोगों ने, वहाँ के मजदूर एजिटेशन कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी तनख्वाह कम कर दी। अब ये कोई समय है जिस वक्त पैसे के लिए मजदूर परेशान है, उस वक्त आप उनकी तनख्वाह काट रहे हैं। इस वक्त तो सबसे ज़्यादा उन्हीं की हेल्प करनी चाहिए। तो ये हो तो रहा है कुछ इस तरह से, मिसमैनेजमेंट तो है, बाकी मुझे पता नहीं। मनीष कह रहे हैं ना मदिरा कम होगी ना पीने वाले कम होंगे, सही कहा मैम। ममता बनवाल करी मुंबई में कैसे हालात है दी, आप लॉकडाउन में क्या करें, मुंबई में हालात तो बहुत बुरे हैं, रेड जोन है ये और बढ़ ही रहा है लगातार। मुंबई में तो वाशी में
साइन में हॉस्पिटल जो धारावी के पास है, उसकी न्यूज़ आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी कि स्थिति यहाँ तक आ गई है कि उसमें, चलिए हम लोग कुछ अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि ये रोना धोना तो लगा ही रहा है ना। शालिनी कह रही हैं आपके अनुभव जो एक्टिंग के समय हुए। एक्टिंग के समय, अच्छा चलो कुछ मज़ेदार बताएंगे। नटवर जी कह रहे हैं बेटियों को प्यार देते हैं आपके विचारों से, और कितना ज़्यादा प्यार, कैसे बेटियों को संवारना चाहिए। बेटियों को कैसे संवारना चाहिए बेटियां तो घर खुद संवारती हैं। कल बुद्ध पूर्णिमा थी, आज हमें बुद्धत्व प्राप्त हो गया, आज हम स्वयं सिद्धा हो गए। चाय गिर गई पैर पर, मोनिश कह रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें जब करते हैं ना, तो कोई छोटी सी बात भी सीख लेते हैं। बातों से कुछ नहीं होता है मोनिश। नीलू कह रही आप घर और बच्चों को एक साथ काम करते हुए कैसे सामंजस्य बैठा पाई। अच्छा, उस वक्त को कैसे संभाला आपने, क्योंकि आप एक जिम्मेदार इंसान हैं, मुश्किल रहा होगा आपके लिए। अच्छा, राजकिशोर कह रहे हैं बहुत सुंदर। जी कह रही हूँ प्रणाम। तो किस प्रश्न का उत्तर दें? नहीं, हमारे लिए मुश्किल कुछ भी नहीं रहा। घर संभालना, बच्चों को संभालना, पढ़ाई करना, एक्टिंग करना, क्योंकि हमें पूरा सपोर्ट था घर से, फैमिली से, हस्बैंड से, तो कोई बाधा नहीं आई। और ये एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि सपोर्ट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। हम लोग सपोर्ट का एक बहुत ऐसा मान लेते हैं कि सपोर्ट का मतलब ये होता है कि कोई आपको उंगली पकड़ कर चलाएगा। ये नहीं होता, क्योंकि आपको जीवन में जो करना है वो आपको करना है। सपोर्ट ये होता है कि आपके कर्म में आप जो करना चाहते हो उसमें कोई बाधा ना डाले, और अगर इतना आपको मिल जाता है तो वो बहुत है, वो आगे बढ़ने के लिए वो बहुत है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। तो उस तरीके से सपोर्ट मिला बराबर, कोई बाधा नहीं किसी तरीके की, और बाकी करना तो आपको अपने आप होता है। तो इसलिए इतना, और आप लोग इतने सारे सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि एक ही उसमें बहुत सारे सवाल हैं। अब इसको डिटेल में जाएंगे तो घंटों लग जाएंगे। एक सवाल हो ना, तो एक सवाल का जवाब हम आसानी से दे सकते हैं। जैसे वो पूछा उन्होंने, ओम प्रकाश जी, वाह वाह, वेरी नाइस, चलिए थैंक यू। तो चलो हम पहले कुछ सुना देते हैं, उसके बाद हम कोई अनुभव शेयर करेंगे, ठीक है। यह है कि मैं अब खुद से निकलना चाहती हूँ, नई सूरत में ढलना चाहती हूँ। मैं अब खुद से निकलना चाहती हूँ, नई सूरत में ढलना चाहती हूँ। कई सदियों से जिसको खोजती हूँ, कई जन्मों से जिसको खोजती हूँ, अब उसके साथ चलना चाहती हूँ। मैं अब खुद से निकलना चाहती हूँ, नई सूरत में ढलना चाहती हूँ। कई जन्मों से जिसको खोजती हूँ, अब उसके साथ चलना चाहती हूँ। अजब ख्वाहिश ने करवट ली है मुझ में, अजब ख्वाहिश ने करवट ली है मुझ में। खुद अपनी लौ में जलना चाहती हूँ। अहम को अपने भस्मीभूत करके, अहम को अपने भस्मीभूत करके, जबी पे राख मिलना चाहती हूँ। अजब ख्वाहिश ने करवट ली है मुझ में, खुद अपनी लौ में जलना चाहती हूँ। अहम को अपने भस्मीभूत करके, जबी पे राख मिलना चाहती हूँ। तुम्हारी ज़ात को ख़तरा है मुझसे, तुम्हारी ज़ात को ख़तरा है मुझसे। बुरी साइत हूँ, टलना चाहती हूँ। तुम्हारी ज़ात को ख़तरा है मुझसे, बुरी साइत हूँ, टलना चाहती हूँ। मैं अब खुद से निकलना चाहती हूँ।
नीलू जी कह रही हैं भाग्यशाली रही आप। जिया कह रही हैं बहुत प्यारी है ये रचना, थैंक यू। तो कोई सवाल ऐसा जिसका उत्तर, बेटियों को संवारना, बेटियां तो सहज रूप से, बस यही एक तरीका है। जया गुप्ता, गुड इवनिंग मैम, बहुत ही सुंदर रचना है ये, थैंक यू। क्या सवाल था? बेटियों का हो गया। हाँ, वो है कि घर संभालना, बच्चे पालना। और आपने लिखने कौन सी उम्र में शुरू किया लिखना? तो मेरे ख्याल से जब से पढ़ना शुरू किया, कुछ कुछ तुकबंदी। हाँ, वही 10वें में जब आते हैं आप, तब तक वो शेर शायरी का शौक़ हो जाता है, कुछ ना कुछ उस वक्त आप लिखते हैं और आपको लगता है कि बस क्या लिखा है आपने। तो हाँ, बस वही सारी बात है। 10वें 11वें से बुरी साइड डालना चाहती है। हाँ, सुंदर रचना, थैंक यू। तो ये मैं अपने दोज़ख में खुश हूँ, जन्नत चाहे कैसी है। अच्छा, सूचना है ये गौरव जी के। अच्छा, विवाह पे भी आपने कुछ लिखा है मैम? किसके विवाह पर? नहीं, विवाह पर हमने कुछ नहीं लिखा है। पता नहीं हमने लिखा है कि नहीं लिखा है। ब्रिजेश पांडे जी, जय श्री राम। हमें पता नहीं हमने लिखा है कि नहीं लिखा है, मतलब वो किसी रचना में कहीं कुछ आ गया हो तो आ गया हो। वही है कि हम सोच के नहीं लिखते कि इस विषय पे, या लिखते हैं तो जो विषय आ जाता है। कोई यात्रा जो आपको बहुत याद आती हो। अच्छा, कोई यात्रा। यात्रा कोई, चलिए बचपन की छोटी सी यात्रा सुनाते हैं आपको। बहुत छोटे थे तब, हम होंगे 10 जनरली। हाँ, हम 10 नहीं कुछ नहीं लिखा है। शादी वादी पे क्या लिखना है, शादी की जाती है, उस पर क्या लिखा है। तो हम होंगे मुश्किल से 10-11 साल के, और हम लोग दिल्ली आए थे पापा मम्मी के साथ। कीर्ति नगर में हमारे नाना रहते थे, मतलब ताऊ जी, मम्मी के ताऊ जी। तो कुछ किसी की शादी थी या कुछ था जिसमें हम लोग आए थे। और उस वक्त बस में जाना आना ये सब, मतलब हम लोग आदत ही नहीं थी, मतलब इस कल्चर से ही नहीं, इस कल्चर से ही बिलोंग ही नहीं करते थे हम लोग। तो हम पापा मम्मी सब लोग कीर्ति नगर स्टॉप पे खड़े थे, बस आनी थी। और ये था कि बस आएगी तो उसमें बैठना होगा, लाइन थी, भीड़ थी। तो बहुत समझा बुझा के पापा मम्मी ने कहा कि देखो ये आएगी बस, तो इसमें बैठना है, और बहुत सारी भीड़ है, एक ये रेला चढ़ेगा तो संभल के चढ़ना है इसमें, और भीड़ से बचना है। वो बहुत सारी हिदायतें जैसे कि बताई जाती हैं बच्चों को, वो सारी हिदायतें दी गई थी। अरे हाँ, एक जर्नी और है, याद आ गई, भी बताएंगे। तो हम बैठ गए उसमें, मतलब बस आई और भीड़ का रेला चढ़ा। हम चढ़ गए बस में, और हम बस की सीट पे बैठ के दोनों तरफ, एक सीट पापा के लिए, एक सीट मम्मी के लिए, दोनों के लिए छेक के बैठ गए। और उसके बाद हम मुड़ के देख रहे थे। सब लोग चढ़ी, भीड़ चढ़ी, बस चल दी, पापा मम्मी गायब।
वो लोग चढ़ ही नहीं पाए। फिर कंडक्टर ने हमसे पूछा कि क्या हुआ। नहीं कहा हमारे पापा मम्मी तो रह गए। तो नेक्स्ट स्टॉप जो पास में ही था, फिर नेक्स्ट स्टॉप पे हमको उतारा गया। वहाँ तक पापा मम्मी पैदल चल के आए। तो वो एक छोटी सी कहानी थी, वो एक एक्सपीरियंस था कि इतना ज़्यादा हम एक्साइटेड हो गए, इतना ज़्यादा तैयार हो गए थे कि बस अब बस में चढ़ना, और हमने चढ़ भी गए। तो फिर पापा मम्मी ने समझाया कि नहीं, साथ में रहना जो भी हो। तो ये थी एक छोटी सी, और इसके बाद वाली फिर सुनाएंगे एक और। कह रही अच्छा स्नेहा कह रही चलिए, देर से ही सही मुस्कुराई। तो रतिका नमस्कार, आ जाओ बेटा। अच्छा आशुतोष कह रहे हैं वो शायर जिससे आप अपने को प्रेरित पाती हो। हमने पहले भी कहा है कि कोई एक व्यक्ति नहीं है, अलग अलग लोगों की, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग रचनाएं हैं जो हमें प्रेरित करती। कोई व्यक्तित्व हमको नहीं, किसी का नाम लेना बड़ा मुश्किल है। अर्चना सिंह जय, शुभ संध्या श्याम जी। अर्चना जय श्री राम। हाँ चलो, अच्छा अब हम आपको और एक यात्रा और बताते हैं। अच्छा आपने पूछा सवाल, ये है बात मुश्किल से 5 साल के होंगे। पहली यात्रा होगी जीवन की, पहली यात्रा तो नहीं होगी, मतलब अकेले पहली यात्रा होगी। पापा पोस्टेड थे सीतापुर में, और ननियाल हमारा लखीमपुर खीरी में, 1.5 घंटे का रास्ता है लखनऊ, सीतापुर से लखीमपुर का। 5 साल के हम थे, और नाना नानी के पास मम्मी आई थी, उनके साथ आ गए थे। हुआ ये था कि हम अपने ननिहाल में रुक गए थे, और पापा मम्मी सीतापुर चले गए थे। और हमारे बड़े भाई साहब जो उस समय 12th में होंगे, वो बहुत, उस समय उनको बहुत गुस्सा आता था। लखीमपुर से सीतापुर वाली बस जर्नी, हाँ बेटा, हाँ देखो रतिका को मालूम है। इसको हम सुना चुके। तो क्या हुआ कि हमने जिद पकड़ ली कि हमको सीतापुर जाना है पापा मम्मी के पास। फ़ोन पे बात हुई, हमने कहा हम तो जाएंगे। अब नाना नानी ने, बड़े भाई साहब जो हमारे उस समय 12th में पढ़ते थे, उनसे कहा कि सनी दादा उनको बोलते हैं हम लोग घर में, विजय स्वरूप पांडे नाम है। तो उन्होंने कहा कि जाओ सनी, इनको छोड़ के आओ सीतापुर। अब वो यंग थे, और उनको गुस्सा कि जब इनसे कहा गया था कि तुम जाओ पापा मम्मी के साथ, तो ये गई क्यों नहीं, ये रुक क्यों गई। वो हमसे बोला नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी। हमको ज़िद कि हमें तो जाना है, पापा मम्मी के पास जाना है, सीतापुर जाना है। तो वो हमको लेके गए बस स्टेशन पे, और जा रहे थे तो नानी ने वो अटैची में गुड़ और भी कुछ घर की चीज़ें ये वो सब भर आदि किए जा रही हैं, तो सीतापुर ले जाएंगी घर मम्मी के लिए। उन्होंने वो सब अटैची लाद फांद के बस स्टेशन जब पहुँचे तो उन्होंने हमको बस में बिठाला, टिकट लिया, और हमारा टिकट लेकर थमा दिया। बोले जाओ तुमको बहुत जाना है सीतापुर मम्मी पापा के पास, अब तुम जाओ, हम तो नहीं जाएंगे तुमको छोड़ना। उनको शायद ये उम्मीद होगी कि हम डर जाएंगे और हम उनसे कहेंगे कि नहीं नहीं हम भी नहीं जाएंगे, या तो आप चलिए, या वो अलग गुस्सा, और हम अपनी ऐठ में हमने कहा हाँ ठीक है हम चले जाएंगे, अब जाइए। वो हमको बिठा के चले गए। हम बस में बैठे, टिकट हमारे पास था, तो हमने टिकट जो है वो जो कंडक्टर थे उनको थमा दिया। हमने कहा अंकल इसको आप पकड़ लीजिए, क्योंकि हमसे खो जाएगा तो फिर आप हमसे टिकट मांगेंगे बाद में, तो इसलिए इसको आप ही रख लीजिए। उनका बच्चे कहाँ जा रहे हो, तो हमने उनको बताया, तो उनको तरस आ गया, वही बच्चा था छोटा। बोला ठीक है। फिर हमने कहा देखिए वो अटैची हमारी वहाँ रखी, उसका ध्यान रखिएगा, हमको नींद आ रही है। उन्हीं की गोद में सर रख के लेट गया आराम से। अब बच्चे को सभी ध्यान रखते हैं कि, और वो भी कि अकेला बच्चा। फिर बीच में एक जगह बस रुकी, फिर हमको टॉयलेट जाना था, वहाँ भी हम चले गए, फिर आ गए। और फिर बस देख रही थी सब, बस में जितने लोग थे वो सब मज़ा ले रहे थे, मतलब देख रहे थे। एक छोटा सा बच्चा है
और उसके बाद कोई डर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि डर उसको लगता है ना जिसे मालूम हो डर होता क्या। डर देखा ही नहीं था, ये मालूम था इधर से बैठेंगे। और उधर जब सीतापुर बस पहुंची है, पापा मम्मी टहल रहे वहाँ पे। जैसे ही बस पहुंची बाहर से ही दौड़ते हुए आए पापा, उन्होंने हमको, मम्मी ने ऐसे गले लगा लिया खूब से। और हमको ये लगे कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब हम तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे ना, तो हमें लग रहा था ये लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। इतने सारे लोग बस से आते हैं तो इतना तो कोई नहीं, इतना ज़्यादा मार एकदम पैनिक हो करके गले लगाता, पापा आते मम्मी आते तब तो कोई ऐसा नहीं करता, हमारे आने पे ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो जर्नी थी, वो इसलिए याद है, सनी दादा को बहुत डांट पड़ी थी कि भय जो बच्चा होता है ना, उसको, उसने दुनिया देखी नहीं। हम तो इसलिए कहते हैं कि बचपन जो होता है मासूम होता है, भोला होता है, क्योंकि हमारे लिए तो कुछ बुरा था ही नहीं ना। डर इन लोगों को लग रहा था, बाकी लोगों को जिन्होंने दुनिया देखी है उनको लगता था कि इस बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हमने तो पूरा कुछ देखा ही नहीं था, हमारे लिए तो कंडक्टर अंकल थे, ड्राइवर अंकल थे, और जितने आस पड़ोस जितने भी लोग थे, और सब हमसे प्यार से बात कर रहे थे। भय तो धीरे धीरे तब आता है जैसे जैसे आप दुनिया से वाकिफ होते जाते हैं, लेकिन टचवुड भय ज़्यादा होता नहीं है हमको। देखिए ये एक अच्छा सा किस्सा हमने आप लोग को सुनाया। दीदी कोई रचना सुनाइए, ममता कह रही। अच्छा सुनाते हैं। आदाब अहबाब, अच्छा ये सबको अहबाब को जो है आदाब कर रहे हैं हम। स्नेहा, अरे वाह आप पहले ही बस में चढ़ गई, शुक्र है खोई नहीं आप। हे भगवान, वरना लॉकडाउन में क्या होता। थोड़ा कम, शुरू से ही आप मजबूत रही। आज दीदी आप राज कपूर की अदा में थे की तस्वीर। हाँ वो बड़ा मज़ेदार सीरियल था। बोल्ड हैं आप। हाँ ये शायद है, बचपन से है हमारे अंदर ये कि भय नहीं, डरते नहीं हैं हम जल्दी। और गौरव कहते हैं आज का कैप्शन दिन जो पखेरु होते, दिल को छू गया। आपकी इच्छा हो तो 2 पंक्तियाँ सुना दीजिए। हमने कितनी बार कहा हमें गाना नहीं आता, हमें गाना आता तो दिन जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता। चलिए अच्छा, अब हम पानी पी लें फिर कुछ सुनाते हैं आप लोगों को। रचना की कोई फरमाइश तो आई नहीं, कोई फरमाइश है? आज आपको सुनाते हैं हम। राम राम दीदी, प्लीज शेयर सम लिंक ऑफ योर सीरियल्स एंड मूवी, आई सी सम ऑफ ऑन FB। उस पर लिखे हैं ना, एक उर्मिला है, एक कुंती है, ये 2 तो दूरदर्शन के। एक है जहाँ पे बसेरा हो, ये स्टार प्लस का था। और कौन से, देखो आजकल तो यही काम कर रहे हैं हम, पुरानी फोटोज निकाल रहे हैं तो उसमें डाल ही देते हैं नाम उनके। मैम आज गाना सुना दीजिए और देखा जाएगा। अच्छा, हेलो जूबी, हाउ आर यू? गुड। तो चलो हम सुनाते हैं कुछ, हम सुनाते हैं नई रचना। आज गज़ल के बारे में बात करो। क्या बात करें बताओ, जो बोलो वो बात करें। मैं अपने दोज़ख में खुश हूँ। गौरव को ये सुनना है, जन्नत चाहे जैसी हो, दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो। दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, दुनिया चाहे जैसी हो। एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी। एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी। अब तो जंग छिड़ेगी खुलकर, ऐसी हो या वैसी हो।
और जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है। आज ये शेर अपने लिए कि जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है। सूरज ने ये कब चाहा था, उसकी किस्मत ऐसी हो। जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है। सूरज ने ये कब चाहा था, उसकी किस्मत ऐसी हो। कितने शेर हुए इसके? मुझको पार लगाने वाले, जाओ तुम तो पार लगो। मुझको पार लगाने वाले, जाओ तुम तो पार लगो। मैं तुमको भी ले डूबूंगी, कश्ती चाहे जैसी हो। मुझको पार लगाने वाले, जाओ तुम तो पार लगो। मैं तुमको भी ले डूबूंगी, कश्ती चाहे जैसी हो। ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना। ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना। मैं अपने दोज़ख में खुश हूँ, जन्नत चाहे जैसी हो। ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना। मैं अपने दोज़ख में खुश हूँ, जन्नत चाहे जैसी हो। दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, दुनिया चाहे जैसी हो। अच्छा, अब कौन आया? मैम किताब सुना दीजिए। अच्छा, किताब सुननी है। मोती के दाने देता। हाँ, जुबी कह रही इंटरनेट ने बहुत परेशान किया। चेतन लाजवाब गजल। अच्छा, और मेरे वन मोर क्वेश्चन। दीदी आप एक्ट्रेस थी इसलिए कवित्री हैं या कवित्री थी इसलिए एक्ट्रेस है? ना हम कवित्री है इसलिए एक्ट्रेस है, ना हम एक्ट्रेस हैं इसलिए कवित्री। हम एक्ट्रेस भी हैं, हम एक्ट्रेस हैं और हम कवित्री हैं, दोनों हैं। इसका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है कि इसकी वजह से या उसकी वजह से वो है। तो है वन ऑफ माई फेवरेट गज़ल। स्नेहा बहुत सुंदर, चेतन जन्नत जैसे जैसी हो। मैम इसे भी गाने की कोशिश करूँगा। अच्छा ठीक है। अनीता जी मैं अपने दोज़ख में खुश हूँ। अच्छा, तो किताब सुननी है तुमको? है किसने किताब कहा? सुनाते हैं। किताबें चलो आज हम ऐसे ही सुनाते, देखते हैं कितनी बिना पढ़े। आज मूड कुछ अलग ही है। यह कि किताबें पढ़ना मेरी पुरानी आदत है, शायद इसीलिए जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को किताब की तरह बाँच डालती हूँ। किताबें पढ़ना मेरी पुरानी आदत है, शायद इसीलिए जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को किताब की तरह बाँच डालती हूँ। कोई कहानी, कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई कविता तो कोई क्षणिका के रूप में होता है, कोई महीनों, कोई घंटों, तो कोई क्षण भर को मेरे मानस को उद्वेलित करता है। कोई साहित्यिक धरोहर सा मेरे मन के किताब घर में सहज लिया जाता है, तो कोई अश्लील पुस्तक सा फाड़ कर हवा में उड़ा दिया जाता है। मगर कुछ भी निरर्थक नहीं होता। गंदा, अश्लील, बुरा सब सार्थक है। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में अच्छा, स्वच्छ और साफ उजागर होता है और मेरे व्यक्तित्व में एक नया निखार आता है। लेकिन अब मैं इन किताबों को पढ़ते पढ़ते उकता गई हूँ। सभी कहानियाँ एक सी तो होती हैं। खूबसूरत जिल्द में मढ़ी हो या फुटपाथ पर पड़ी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, सार तो सबका एक ही है। खूबसूरत जिल्द में मढ़ी हो या फुटपाथ पर पड़ी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, सार तो सबका एक ही है। कहीं लेखक बड़ा तो शब्द छोटे, कहीं शब्दों में सार तो किरदार तार तार। कहीं लेखक बड़ा तो शब्द छोटे, कहीं शब्दों में सार तो किरदार तार तार। अजीब घालमेल है, सब कुछ गड्ढमट हो गया है।
अजीब घालमेल है, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया है। किताबें तो पूरी हैं पर कहानियाँ अधूरी। बस इसीलिए अब मैं लोगों को किताबों की तरह नहीं पढ़ती, उन्हें पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं करती। जब जो अध्याय खुल जाता है पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ। बंद अध्याय को बंद ही रहने देती हूँ ताकि कुछ नया होने का भ्रम बना रहे, पढ़ने का चाव बचा रहे। थैंक यू। हाँ, अच्छा, हाँ वो तो है। अच्छा, दोज़ख में खुश हूँ। अच्छा, मैं ही कहा था। अच्छा, आपने कहा था, ओके ठीक है, किताब पढ़ दी हमने। मैं अपने दोज़ख में खुश हूँ। दीदी आप अपनी कवयित्री के सफ़र के बारे में बताइए। ओके, चलो ये बताते हैं आज थोड़ा सा, सब सार्थक है। हाँ, दीदी प्लीज़ सुनाइए ना कबीरा है, क्या सुनाइए? कबीरा ना, कबीरा ना ही मीरा। अच्छा ठीक है, सुनाते हैं। फिर अनीता, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, स्नेहा 10% सुना दीजिए प्लीज़। अच्छा, तो सुनाते हैं तुमको। 10% सुननी है और ना ही मीरा ना कबीरा सुननी है। ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ। ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ। फिर भी तुमको खोज लूँगी मैं अटल विश्वास हूँ। बांध कर शब्दों में कैसे व्यक्त मैं खुद को करूँ। बांध के शब्दों में कैसे व्यक्त मैं खुद को करूँ। जो नहीं लिखा गया है मैं वही इतिहास हूँ। राजसी है ठाठ फिर भी सात्विक हैं वृत्तियाँ। राजसी हैं ठाठ फिर भी सात्विक हैं वृत्तियाँ। मोह माया में घिरी मैं एक अजब सन्यास हूँ। जीवनी मेरी है लेकिन आदि भी तुम अंत भी। जीवनी मेरी है लेकिन आदि भी तुम अंत भी। मैं तो बस इस बीच में उच्छ्वास हूँ, निश्वास हूँ। फूल सा तन कांच सा मन पत्थरों के देश में। फूल सा तन कांच सा मन पत्थरों के देश में है सुरक्षित। मैं तुम्हारी शक्ति का आभास हूँ। ना ही मीरा ना कबीरा ना मैं तुलसीदास हूँ। फिर भी तुमको खोज लूँगी मैं अटल विश्वास हूँ। थैंक यू। सब कहानियाँ एक सी तो होती हैं। हाँ, जब जो अध्याय खुल जाता है। श्याम जी, चेतन दीदी मुझे एक गज़ल बहुत पसंद आई है, 2-3 यही गुनगुनाता हूँ आपको और हमारी महफिल के सभी सदस्यों को सुनाना चाहता हूँ। कैसे गुनगुनाओगे? गुनगुनाओ, देखें कैसे गुनगुनाओगे। तेरी आँखों की लाली हाय अल्लाह, मुसलसल लाह वाली हाय अल्लाह। तेरी हर ओढ़नी फबती है तुझ पर मगर ये लाल वाली हाय अल्लाह। शहंशाहों से टक्कर ले रहे हैं तेरे दर के सवाली हाय अल्लाह। वही देरी न रस्म अव्वली शब, वही कानों की बाली हाय अल्लाह। मुझी तक रह गई महदूद होकर मेरी नुदरत ख्याली हाय अल्लाह। सुखनवर सैकड़ों गुजरे हैं यूं तो मगर शायर जमाली हाय अल्लाह। मुझे सजदों से गाफिल कर रही है कोई अल्लाह वाली हाय अल्लाह। तेरे रुखसार है या जाने हसरत कोई फूलों की डाली हाय अल्लाह। हसरत साहब का है, लकी फारूकी हसरत। कुछ भ्रम बना रहे। हाँ जी है, मैं अटल विश्वास हूँ।
जब जो अध्याय खुल जाता है पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ। हाँ स्नेहा, मोहनीश, अटल विश्वास हूँ, दिव्या कुछ भ्रम बना रहे। हाँ मैं अजब संन्यास हूँ। श्याम जी, वाह स्नेहा, मोह माया में घिरी। हाँ सबसे सुंदर आध्यात्मिक रचना। भारती, मूड सही में अलग है आज, बिल्कुल आईने की तरह हो। छोटी रचनाएं सुनाइए जो आपको इस वक्त बयां कर सके। अच्छा ओके। छोटी रचनाएं, जो सही नहीं है वो गलत भी नहीं है, जो अच्छा नहीं है वो बुरा भी नहीं है, जो सच नहीं है वो झूठ भी नहीं है। ये बात अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो इसे किसी और को समझाने की कोशिश न करना। जो सही नहीं है वो गलत भी नहीं है, जो अच्छा नहीं है वो बुरा भी नहीं है, जो सच नहीं है वो झूठ भी नहीं है। ये बात अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो इसे किसी और को समझाने की कोशिश न करना, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे और तुम्हारी हर निर्मल निश्चल भावना को कसकर जकड़ दिया जाएगा सही गलत, अच्छे बुरे, सच झूठ की बेड़ियों में, और बना दिया जाएगा तुम्हें एक और सुकरात, एक और मीरा। गौरव कहना है दीप्ति जी आरती मत भूलिएगा आखिर में। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे आपकी कवित्री यात्रा रह गई, प्लीज़ बताइए। अच्छा चलो चलो, हाँ ये बताते हैं, ये बताने वाली बात भी है। ये चलिए, ये शुरुआत हुई कि वही हमने बीए किया, एमए किया शादी के बाद। 92 में शादी हुई, 94 और में किया था शायद। बड़ा बेटा हो चुका था और उसके तुरंत बाद ज्वाइन कर लिया था। 1 साल गाज़ियाबाद और उसके बाद सहारनपुर ट्रांसफ़र हो गया था। और लेखन हमारा शुरू हुआ वही 96 के में छपी है, तो 94-95 के आसपास ये सब शुरू हुआ होगा हमारे ख्याल से। तो शुरू में जब हमने लिखना शुरू किया, और पहले जो गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, दिल्ली आसपास का एरिया जो था, यहाँ पे जो गोष्ठियाँ होती थी उनमें जाना शुरू किया। और ये था डॉक्टर कुंवर बेचैन हमारे गुरु थे, उनके थ्रू, उन्हीं के माध्यम से गोष्ठियों में आना जाना शुरू हुआ। और वहाँ पे मैंने रचनाएं पढ़नी शुरू करी और बहुत अप्रिसिएशन मिला मुझको। बड़ा समृद्ध साहित्य वर्ग था वहाँ पे उस ज़माने में। उसके बाद सबसे पहला जो मैंने पढ़ा वो हिंदी साहित्य अकेडमी का प्रोग्राम था, और वो भी डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने मुझे उसमें इंट्रोड्यूस कराया था। वो मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे तो काफ़ी एक के बाद एक प्रोग्राम्स जो थे वो मिलते गए। और उस वक्त जो रचना पाठ होता था और जो रचना प्रक्रिया थी और पूरा जो माहौल था, मैं साहित्य की दुनिया से मंच पे आई थी। तो मेरे लिए मंच जो था वो एक बिल्कुल पूजा का स्थल था, क्योंकि मैंने जिन साहित्यकारों को पढ़ा था, मेरे मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में जो छवि बनी हुई थी कवियों की, साहित्यकारों की, वो बिल्कुल वही थी जो किताबी छवि होती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरा आमना सामना किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी से, ऐसे लोगों से नहीं हुआ था। और चूँकि वो वही वाली बात है, मैं बचपन से, जैसे वो किस्सा सुनाया मैंने बस वाला, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि जो हैं वो सब अच्छे हैं। और उस तरीके की मैं मानती थी कि जो रचना प्रक्रिया होती है किसी भी व्यक्ति की, उसका व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व का दर्पण होती है वो रचनाएं। ऐसा मैं तब मानती थी उस वक्त। तो
उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाना मैंने शुरू किया। आते थे बुलावे, और धन जो था उससे कोई इतना मैटर नहीं करता था कि कहाँ क्या कितना पेमेंट है। ये एक सम्मान की बात होती थी मेरे लिए कि मैं मंच पे धीरे धीरे मैं उस जगह भी पहुंची जहाँ, अच्छा, छपना तो शुरू हो ही गया था। सब कवित्री की ये दो जर्नी जो है वो साइमल्टेनियसली दो होती हैं। एक वो जो साहित्यिक होती है, तो छपना छपाना कादम्बनी राजेंद्र अवस्थी जी, मतलब वो भी एक किस्सा है, वो बाद में सुनाऊंगी कभी। तो साहित्यिक पत्रिकाओं में छपना, और छपना यूँ की मांग के छपना कि आपके पास इस तरह से कि हाँ दीजिए रचना, तो वो एक सम्मानित आप अपने आप को महसूस करते हैं। तो स्कूल में, कॉलेजेस में उस प्रकार से कार्यक्रमों में जाना शुरू कर दिया था मैंने। एक कार्यक्रम था पिलखुआ में, और वहाँ पे मैं किसका नाम लूँ और किसका न लूँ ये सोच रही हूँ। बहरहाल मैं नाम लेती हूँ। उस कार्यक्रम में थे सुरेश नीरव, दिनेश रघुवंशी, जो मुझे नाम याद आ रहे हैं, सबके नाम नहीं याद आ रहे इस समय। इंदू जी थी एक, बहरहाल वो, तो उस कार्यक्रम में पिलखवा में प्रोग्राम था वो, और छोटा सा मंच था। उसमें एक कवि थे जिनका नाम था, नाम लूँ कि न लूँ पता नहीं, वो अब है भी कि नहीं है। बहरहाल वो जो भी थे वो बड़े हास्य कवि थे और बड़े सम्मानित थे। सब लोग उनको दादा दादा कह रहे थे और उनका बड़ा सम्मान हो रहा था, और वरिष्ठतम थे, वो सबसे बड़े थे। लेकिन जो उनकी हालत थी, वो मंच पे उन्होंने इतनी बुरी तरह से शराब पी रखी थी कि वो गिरे पड़ रहे थे, मतलब उनसे बैठा नहीं जा रहा था, और वो बहुत आयमाइशाय हरकतें कर रहे थे। वो कहानी इसके आगे भी है और कुछ, उसको मैं कट करती हूँ, वो कभी बाद में सुनाऊंगी। तो जब मैंने उनको देखा, चलिए इसके आगे ही सुना देती हूँ। उनको देखा, और उसके बाद एक और कन्या थी जो इन्होंने बहुत गज़ल पढ़ी, और उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो मैंने उनसे कहा कि चलो हम लोग बात करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे आगे कार्यक्रम नहीं मिलेंगे। तो ये जो मैं कह रही हूँ, इशारों में जो बातें मैंने बताई, ये कुछ घटना ऐसी थी कि मुझे लगा मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और मेरा मंच पे जो है वो, मैं मंच के योग्य नहीं हूँ। और उस दिन से मैंने बंद कर दिया किसी भी प्रोग्राम में जाना। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती अगर ये स्थिति है, क्योंकि मेरे मन मस्तिष्क में कवियों की, शायरों की, साहित्यकारों की जो छवि थी, ये बिल्कुल उससे उलट थी, अलग थी, और मैं उसके साथ नहीं, जल ही नहीं कर सकती थी मैं उन लोगों के साथ। और मैंने बंद कर दिया, और बिल्कुल बंद कर दिया। लोग मुझसे बहुत सारे नाराज़ भी हुए, क्योंकि साहित्यिक कार्यक्रम जो होते थे वहाँ पे ये रहा कि आप क्यों नहीं आ रही हैं। मैंने कहा मैं मंचों पे नहीं जाऊँगी, मैंने मंचों पे जाना बंद कर दिया। कट टू, मैं आई बॉम्बे 2001 में, और यहाँ पे मैं जब बॉम्बे आई थी तो मुझे लगा था कि बॉम्बे में ये मीडिया है, फिल्मी दुनिया है, यहाँ साहित्यकार नहीं होंगे। तो मैं सोच के भी नहीं आई थी कि कभी मेरे साहित्य पक्ष को इतना यहाँ पे जो है वो अप्रिसिएशन मिलेगा, मेरे साहित्यिक पक्ष को। तो यहाँ आई तो एक किस्सा तो मैं सुना चुकी हूँ आपको। परिवार का कार्यक्रम था जिसमें राज बाबू मिले थे मुझको। उसके बाद यहाँ एक रायगढ़ में एक मुशायरा था जिसमें कि बॉम्बे की पूरी क्रीम जिसको बोलते हैं, वो सारे शायर थे। हसन कमाल साहब, निदा फाजली, अब्दुल अहद साद साहब, कैसरुल जाफरी साहब, और भी कासिम इमाम साहब, अना दहलवी थी उसमें, और एक तकिया करके थी। मतलब ये टीम थी पूरी बहुत, और उसमें मैं भी गई। और मैं सिर्फ इसलिए गई क्योंकि मुझे ये था कि
बॉम्बे में आकर के मैं सबसे मिलना चाहती थी। मैं सारे लिटरेरी लोगों के साथ राब्ता कायम करना चाहती थी। तो मुझे लगा ये सारे लोग हैं और मुझको इनविटेशन आया तो मुझे जाना चाहिए। और उस मुशायरे में चांस की बात थी कि वो मुशायरा वो पूरा का पूरा मुशायरा ही मेरे नाम हो गया। और मैंने, और लोग भी थे, और मैं जैसे पढ़ती हूँ मैंने उसी तरह से पढ़ा। और इतना अप्रिसिएशन के, और दूसरे और लोग भी थे, गाने बजाने वाले लोग भी थे, और उन्होंने गा बजा के पढ़ा और उनको भी अप्रिशिएट किया गया, उनको उनकी तरह से सुना गया। लेकिन मुझे जो सुना गया, और उससे कामयाब मुशायरा मैंने आज तक नहीं पढ़ा। वो शायद पहला और आखिरी मुशायरा था कि, और वो इतना ज़्यादा था कि बाकी जो हमारे बड़े शोरा हजरात थे वो नाराज़ भी हो गए थे कि ये कौन है, कल की लड़की आई है, इसको लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वो जो होता है कि नए लोगों को लोग यही समझते हैं कवित्रियों को कि लिखवा के लाती हैं, वॉटेवर जो कुछ भी था। बहरहाल वो जो मुशायरा था, उसके बाद मुझे ये लगा कि मैं गलत कर रही हूँ जो मैं मंचों पे नहीं आ रही। क्योंकि जब मुझे मेरी तरह से, पूरी तरह से मुझे मेरी तरह से लोग स्वीकार कर रहे हैं तो मुझे आना चाहिए। तो एक वो डिसीज़न था जिस दिन मैंने ये सोचा था कि मैं नहीं आऊँगी। फिर एक ये डिसीज़न लिया कि मैं आऊँगी और भरपूर आऊँगी और ऐसे ही आऊँगी जैसे हूँ। कोई किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। एज़ इट इज़, जैसी हूँ वैसी की वैसी ही। न मैंने मंचों के लिए कभी लिखा, न मैंने जो सोचा वो लिखा, जो लिखा वो पढ़ा, इसके अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन ये ऊपर वाले का करम है। और सबसे बड़ी बात कि मैं उर्दू साहित्य की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सब ने मुझे हाथों हाथ लिया। मुझे तो हिंदी उर्दू का फ़र्क भी नहीं मालूम था। उर्दू मेरी ज़बान में है, लखनऊ से हूँ, वहाँ से हूँ, इसलिए। तो जिस तरह से मुझको उर्दू वालों ने लिया है, मुझे अपना लिया है, और आज मैं हूँ उर्दू की। तो उर्दू हिंदी दोनों। लेकिन ये ऊपर वाले का करम है, और ये शायद वही है कि अटल विश्वास हूँ, जो चल पड़ी तो चल पड़ी, और उसका फल मिला मुझको। तो ये एक बहुत निजी मेरा अपना एक अनुभव है जिसको मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया। और शेयर इसलिए किया ख़ास कर ये कि आप सच्चे हो ना, अगर आपका अंतस सच्चा है तो दुनिया आपको स्वीकारती है। समय लगता है, सब्र चाहिए, बहुत सब्र चाहिए, और बहुत हौसला चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन दुनिया स्वीकारती है। और आप जितनी ये तो रही यात्रा का वो हिस्सा कि जब आप अपने आप पे मेहनत कितनी करते हैं। जैसे चंदन घिसा नहीं जाता, घिस दो अपने आप को बिल्कुल एकदम। तो बस वैसा ही सा कुछ। अच्छा, अब नेहा बहुत सुंदर, इतने सारे सुंदर। सुधा भरद्वाज नमस्ते मैम। महेंद्र रंगा, देर के लिए माफ़ी। अरे कोई बात नहीं मोनीश, मैं इससे सुनने के बारे में लिखने वाला था। दिल की आवाज़ दिल तक पहुंच गई, जो अच्छा नहीं है। अच्छा, सुन लिया हमने। हाँ, महेंद्र रंगा जी प्रणाम। स्नेहा, आइए। सरिता मैम नमस्ते। सरिता जी आ गई? अच्छा, नमस्कार। नीलम वाजपेयी प्रणाम। डॉक्टर आबाजी थैंक यू। स्नेहा कहती है मैम आप ग्रेट हो, आपकी कवित्री यात्रा में बहुत भाग गई। इस यात्रा को सुनकर हमारे दिल में आपके लिए। अनीता सिंह, वाह मैम, बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया आपने। मनमोहन शर्मा जी कह रहे हैं आप में बहुत हिम्मत है, शुभकामनाएं। थैंक यू। मोनीश कह रहे हैं कवियों ने इसीलिए हिंदी उर्दू को माँ और मौसी कहा है। दिव्या, धन्यवाद मैम, आपने अपना अनुभव साझा किया। शालिनी,
बहुत अच्छा लगा आपकी साहित्यिक यात्रा सुनकर, बहुत अच्छा लगा आपकी कवित्री रूप की यात्रा सरिता जी नमस्कार, मुस्कुरा रही हूँ। तो समय तो हो चला जाने का। एक बात और कहनी थी आप लोगों से कि नमस्ते दी, उषा जी नमस्ते, कि अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि बहुत दिन हो गया, मेरे ख्याल से आज 45वां दिन है लाइव आते आते। तो इसको थोड़ा सा विराम दिया जाए, कुछ और सोचा जाए, कुछ और किया जाए। आप हम जैसे नव लेखक और नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा उदाहरण और प्रेरणा स्थान है। आपको सल्यूट। थैंक यू, गौरव जी कह रहे हैं। पता नहीं, लेकिन हाँ जो है वीर सिंह, शुभ संध्या दीप्ति जी, देरी के लिए क्षमा। हाँ, जाने का वक्त हो गया है। एक प्रश्न है कि हाँ, एक प्रश्न है कि आप अचानक दिल्ली से मुंबई क्यों गई और फिल्मों में लिखने के लिए? नहीं, फिल्मों में लिखने के लिए बिल्कुल भी नहीं, लेखन हमारा बिल्कुल अलग है। हम दिल्ली में हमने कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसा बचा नहीं था जिसके साथ काम ना किया हो। तो हमने इतना काम कर लिया था दिल्ली में कि वहाँ कुछ करने के लिए बचा नहीं था हमारे पास एक्टिंग के करियर में। तो इसलिए दिल्ली से बॉम्बे आए। क्या बताऊँ मैं, कहाँ मेरा खुदा है, मेरे भीतर है मगर मुझसे जुदा है। जिंदगी है दूर तक फैला समंदर, जिस्म कश्ती रूह उसका ना खुदा है। अच्छा, ये दीप्ति मिश्र ने लिखा है, चेतन ने भेजा है। नहीं दी विराम, बिल्कुल भी नहीं, नीलम कह रही हैं। हाँ, एक गज़ल है, मुन्नी बेगम ने गाई है, आप लोग देखना। वो है कि हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया, दुआ करो इसे दुश्मन की बद्दुआ न लगे। जलने लगी है एक दुनिया। ये सुन के आइएगा आप लोग, मुन्नी बेगम की गज़ल है। दुआ करो इसे दुश्मन की बद्दुआ न लगे। तो थोड़ा सा, बहुत सुंदर आपकी काव्य यात्रा प्रेरणा है, थैंक यू। सिर्फ 1 घंटे का समय ही तो लेते हैं हम। हाँ शालिनी जी, हमारा भी 1 घंटे का वक्त जो है बहुत अच्छा बीतता है, बहुत अच्छा लगता है हमें आप सबके साथ। मैं रोज़ 6 बजे का इंतज़ार करती हूँ। हम भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं कल क्या होता है, क्या सोचते हैं कल क्या। चेतन विराम चेतन विराम क्यों दीदी, क्या आप हमें नाराज़ कर रहे हो दीदी? नहीं, हम नाराज़ तो कर ही नहीं रहे, ना हम नाराज़ हैं। लॉकडाउन ख़त्म होने तक, गौरव कह रहे हैं। स्नेहा, आज तो आपको बिल्कुल भी जाने देने का दिल नहीं कर रहा, कुछ देर और सुनने को जी चाह रहा है। देखते हैं क्या होता है कल, हम क्या सोचते हैं। क्या जीवन है, परिवर्तन जीवन का नियम है। नहीं, कुछ ऐसा नहीं, हम हो सकता है आए, हो सकता है किसी और माध्यम से आए, हो सकता है ना आए, हो सकता है। देखते हैं, ठीक है। एक शेर गाकर सुना दे। गाना नहीं आता। तुम्हारे, हाँ, अरे ये कैसरुल, ये गुड, ये कैसरुल जाफरी साहब की गज़ल है। ये अच्छा याद दिया शालिनी ने, ये बहुत अच्छी लगती है हमको। ये है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे। अरे इसका एक शेर वो बहुत खूबसूरत है। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न लगे। आहा, ये गज़ल देखो शालिनी ढूंढ के ले आई।
आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, मुन्नी बेगम, सरिता जान के। हाँ, ये आप लोग, ये देखो इसने भी भेजा है, सुन तुम्हारे शहर का मौसम। हाँ शालिनी, ये आप लोग सुन के आना, बहुत अच्छी, हमें बहुत पसंद है ये। कैसल जाफरी साहब की गज़ल है, खुशकिस्मत हूँ उनसे मिली हूँ, उनके साथ मुशायरा पढ़ा। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा न लगे। और हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया, दुआ करो इसे दुश्मन की बद्दुआ न लगे। आखिरी शेर है, अच्छा है। और ये तो है ही है कि जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न लगे। ठीक, तो आज तो 7:05 हो गया, तो आज की सभा यहाँ पे विराम लेती है।